नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दर्दनाक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी हमें गाजियाबाद की रहने वाले बसंत नाम के एक शख्स ने शेयर की है और ये पूरी घटना बसंत के साथ ही घटी थी। दरअसल बसंत का सामना एक ऐसी आत्मा से होता है जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था और बाद में वो आत्मा एक एक करके उन लोगों से अपना बदला लेती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी आत्मा जब अपना बदला लेती है तो उसे किसी इंसान के शरीर की जरूरत पड़ती है और बसंत इस काम में उस आत्मा का साथ देता है, क्योंकि बसंत को भी जब ये पता चलता है कि उस आत्मा के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है तो वो उस आत्मा की मुक्ति के लिए उसके दर्द में उसका साथ बांटता है और एक एक करके उन लोगों से बदला लिया जाता है जो उस खौफनाक और उस भयावह करने वाली घटना में शामिल थे। हो सकता है इस स्टोरी को सुनने के बाद काफी सारे लोगों की आंखों से आंसू भी निकल आए, क्योंकि कहानी बहुत ही भयानक हादसे से जुड़ी हुई है। और साथियों, जैसा कि बसंत ने हमें बताया कि ये स्टोरी आज की नहीं बल्कि आज से 8 से 10 साल पहले की है, जब वो एक स्कूल में पढ़ा करता था। हालांकि आज तो वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी है, लेकिन जब वो उस स्कूल में पढ़ा करता था तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस स्कूल में इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जा चुका है और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं है। लेकिन जब आज बसंत मैच्योर हो चुका है और एक कंपनी में जॉब करता है, तब जाकर उसे उस खौफनाक घटना के बारे में पता चला और तभी जाकर उसकी मुलाकात उस आत्मा से होती है। आत्मा अपने उन कातिलों को तड़पा तड़पा कर बहुत ही भयानक और विभत्स तरीके से उनसे बदला लेती है। इतना भयानक तरीके से कि शायद उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि जब मैंने पहली बार बसंत से ये कहानी सुनी तो एक तरफ मेरे अंदर गुस्सा भी था, लेकिन दूसरी तरफ उस आत्मा के लिए सहानुभूति भी थी कि उसने जो किया वो सही किया, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को अगर कानून सजा नहीं दे सकता तो आखिर किसी को तो न्याय करना ही पड़ेगा। और हम इस न्यायपालिका से तो उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं। यहाँ सब कुछ पैसे का खेल है। भले ही आपने कितना ही भयानक अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपके जेब में पैसा है तो कानून को अपनी जेब में रखकर चल सकते हैं। हो सकता है मेरे ये शब्द आपको कड़वे जरूर लग रहे हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले सभी साथीगणों से निवेदन है कि जो अभी तक भी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करने की कोशिश करें और सभी लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि स्टोरी के आखिर में उनका नाम लिया जा सके। तो चलिए अब इस स्टोरी को बसंत के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम बसंत है और ये बात आज से 8 साल पहले की है, जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था। उस समय इस बात ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने मृतिका के परिजनों को बहुत सारा पैसा देकर केस को रफा दफा कर दिया था। मृतिका के परिजन भी काफी गरीब थे, इसलिए उन्होंने इस बात को यहीं रफा दफा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी भयानक था। वैसे तो ये सब उस स्कूल में होता रहता था, लेकिन एक दिन हम सारे दोस्त उस स्कूल में बड़े होने के बाद गए और फिर वहां से शुरू हुआ तकदीर का खेल। दरअसल ये बात तब की है जब मैं आज से 8 साल पहले गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं में पढ़ता था। इस समय में हमारे अंदर सही गलत की समझ तो आ ही जाती है। खैर, हमारे स्कूल में कुछ जेंट्स टीचर थे और इक्का दुक्का ही फीमेल टीचर्स थी, और वो भी ज्यादा समय तक वहां नहीं रुकती थी। मुझे ठीक से तो इसका कारण नहीं पता, लेकिन उड़ते उड़ते कई बार मैंने खबर सुनी थी कि कुछ सीनियर्स मेल टीचर महिला टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कभी कभी तो बेकार से कमेंट भी करते थे। अब ये सब हमारे सामने तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अक्सर सुनने में आता रहता था और शायद यही कारण था कि स्कूल में महिला टीचर्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकती थी। खैर, इन्हीं सबके दौरान एक दिन विशाखा मैडम वहां साइंस की टीचर बनकर आई। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं तो विशाखा मैडम काफी सुंदर थी। इसी के साथ ही उनकी उम्र 25 से ज्यादा की नहीं होगी। हम लोगों की उम्र भी उस समय 16-17 के आसपास की रही होगी
और सच कहूं तो हम में से कई लड़कों को विशाखा मैडम पर क्रश आ गया था। ऐसा नहीं था कि विशाखा मैडम जीन्स पैंट पहनती थी, बल्कि वो सलवार सूट ही पहनती थी, बालों को भी सलीके से बांध कर रखती थी और उनमें एक आदर्श शिक्षिका की झलक साफ देखने को मिलती थी। मैंने उन्हें कभी किसी दूसरे टीचर से फालतू बात भी करते हुए नहीं देखा। मुस्कुराते हुए बात करना तो बहुत दूर की बात थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। उनका ये बर्ताव मुझे काफी पसंद था और सच कहूं तो मैं उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। खैर, हमारे एग्जाम खत्म हो चुके थे और अब स्कूल में छुट्टियां पड़ चुकी थी, लेकिन सारे टीचर्स आंसर शीट को चेक करने के लिए अब भी आ रहे थे। ऐसे में विशाखा मैडम भी आती थी। वहां सिर्फ एक वो ही महिला टीचर थी, लेकिन उनके हिसाब से परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। और यहाँ भी सारे टीचर्स ही तो हैं जो कि हमारे समाज में कितने सम्माननीय होते हैं। सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सबको पता चला कि विशाखा मैडम की स्कूल में मौत हो गई। हमें उस समय कारण तो नहीं पता, लेकिन स्कूल वाले बताते हैं कि उन्हें कोई दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी मौत को प्राकृतिक बताकर मामला वहीं शांत करा दिया गया था। अब तक छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। मैं 12वीं में आ चुका था और जब मेरे एडमिशन की बात चली तो मेरे घर वाले मेरे लिए दूसरा स्कूल ढूंढने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह वाला स्कूल हमारे घर के पास में भी था और इसकी फीस भी ठीक ठाक थी। इसलिए मैंने मेरे घर वालों से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही मैंने मेरे माता पिता को बात करते हुए सुना, और जो मैंने सुना वो सुनकर मुझे काफी धक्का लगा। मेरे पापा बोल रहे थे, अरे जो भी हुआ वो उस टीचर विशाखा के साथ हुआ था, तो ऐसे में हमारे बेटे का स्कूल बदलना जरूरी है क्या? मेरी माँ बोली, हाँ बिल्कुल जरूरी है। अरे विशाखा जी के साथ वो लोग दरिंदगी करके भी बच निकले, कोई कंप्लेन तक नहीं हुई, तो ऐसे में उन जानवरों के बीच में हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए जी, जो लोग एक बार ऐसा कर सकते हैं वो दोबारा भी कर ही सकते हैं। इसलिए मैं मेरे बेटे को वहां नहीं भेज सकती। मानती हूं कि वो लड़का है, लेकिन भेड़िए नोचने से पहले लड़का लड़की नहीं देखते। अरे विशाखा मैडम तो कभी फूहड़ता वाले कपड़े नहीं पहनती थी, सादा जीवन जीती थी, ना किसी से फालतू बोलचाल थी। वो लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। इस पर मेरे पिता कुछ ना बोले, लेकिन मैंने ये सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर हिल गया था कि विशाखा मैडम के साथ इतना बुरा होने पर भी आखिर किसी ने कंप्लेन क्यों नहीं की। मैं ये सब जानना तो चाहता था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता था। ये सब तो उनके गुनहगार और विशाखा मैडम ही जानते थे। अब विशाखा मैडम तो इस दुनिया में थी नहीं और उनके गुनहगार तो बताने से रहे। मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए इन सब को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया था और फिर स्कूल खत्म करके आगे की पढ़ाई पूरी करके मैं एक अच्छी कंपनी में लग गया। इस बात को मैं लगभग भूल ही चुका था कि 2 साल पहले मेरे स्कूल के समय के दोस्तों के साथ मेरा एक रियूनियन हुआ। हम सभी बहुत समय बाद मिल रहे थे और अब तक हम सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब हम स्कूल के समय के दोस्त थे, तो हमारे मन में वापस हमारे स्कूल के दिनों को याद करते हुए गेम्स खेलने की सोची, और इन्हीं सब के दौरान हमने ट्रुथ और डेयर गेम खेला, जो कि हम अपने स्कूल के समय में भी खेला करते थे। इन्हीं सब में सबसे पहला नंबर हमारे दोस्त वैभव का आया और उसने ट्रुथ चुना। हमने उसे स्कूल के दिनों का उसका कोई राज बताने के लिए बोला, जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया। अब ये सुनकर पहले तो वो थोड़ा कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल वो बोला, अब चूंकि मैंने ट्रूथ ले ही लिया है तो मैं वो अपना डार्क सीक्रेट तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों को भी पता चले कि हमारे स्कूल के टीचर्स कैसे थे। ये सुनकर हम सारे एकदम हैरान रह गए कि आखिर ये ऐसा क्या बताना चाहता है, और फिर अगले ही पल उसने बताना शुरू किया। जब हम लोग 9वीं क्लास में थे तब मैं कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तब प्रमोद सर ने मुझे बुलाकर कहा
कि मैं कुछ सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ और अगर मुझे आगे 10वीं में जाना है, मुझे जो वो कहें वो करना होगा। अब मैं वापस इस क्लास में तो रहना नहीं चाहता था, वरना मेरे पापा मुझे तोड़ कर रख देते। इसलिए मैं उनकी बात मान गया और फिर स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की। तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर हम सारे एकदम हैरान रह गए थे, क्योंकि प्रमोद सर पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो ऐसा कुछ कर सकते हैं इसका हमें आइडिया नहीं था। खैर, हम लोगों ने आगे अपना गेम कंटिन्यू किया। इसी तरह से गेम चलता रहा और फिर मेरी भी बारी आई। अब यहाँ पर मैं ट्रूथ नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पता नहीं ये लोग क्या पूछ लें, इसलिए मैंने डेयर लिया। उन सब ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद मुझे एक डेयर दिया, और वो ये था कि मुझे हमारे उसी स्कूल के अंदर वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर विशाखा मैडम की मौत हुई थी, यानी कि स्कूल का वो लेडीज़ वॉशरूम। मैं फौरन मान गया, क्योंकि ये मेरे राज से तो बेहतर ही था। और फिर हम सारे अपने उस स्कूल की ओर बढ़ गए। वहाँ आकर मेरे सारे दोस्त तो बाहर रुक गए और उन्होंने कहा, देख, हम यहीं रहकर तेरा इंतज़ार करेंगे। स्कूल के सभी कमरों के दरवाजे लगे होंगे सिवाय बाथरूम के, और तुझे लेडीज़ वॉशरूम में ही जाना है। और हाँ, वहाँ घुसते हुए तुझे हमें वीडियो कॉल करना होगा ताकि हमें पता चले कि तू सच में वहाँ गया था। मैं इस बात के लिए मान गया, लेकिन जैसे ही मैं दीवार के पास गया, मेरा एक दोस्त बोला, सोच ले यार, सुना है विशाखा मैडम की आत्मा आज भी उस बाथरूम में भटकती रहती है। ये सुनकर मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुझे कैसे पता? तू गया था क्या यहाँ? वो बोला, अरे नहीं, लेकिन मैं उसके बाद भी यहीं पड़ा था और कभी कभी बाथरूम के पास से गुजरते हुए मैंने विशाखा मैडम की आवाज़ सुनी थी। मैंने कहा, मैं डरता नहीं इन सब से। और फिर ये बोलकर मैं स्कूल की बाउंड्री वॉल फांद कर स्कूल के अंदर आ गया। स्कूल के अंदर लाइन से बहुत से कमरे बने हुए थे और फिर थोड़ा आगे चलकर अंदर की तरफ ही वो लेडीज़ वॉशरूम आया। मैंने अपने दोस्तों को वीडियो कॉल लगाया और कहा, देखो, मैं इस बाथरूम के अंदर जा रहा हूँ। वो सारे लोग मुझे वहाँ जाता हुआ देख रहे थे। बाथरूम के अंदर जाकर मैंने उन्हें चारों ओर से बाथरूम दिखाया और फिर वीडियो कॉल काट दिया। अब इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलता, किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर मैं उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ गया। वो आवाज़ वहाँ मौजूद सबसे लास्ट वाले टॉयलेट में से आ रही थी। मैंने टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, कौन है? मेरी आवाज़ सुनकर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वहम नहीं हुआ था, इसलिए मैंने दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी और कहा, देखिए, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो मुझे बताइए, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। मेरे इतना बोलने पर भी जब अंदर से दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे मुड़ते ही मुझे मेरे कंधे पर किसी का एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। ये देखकर मैं डर से वहीं जड़ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, लेकिन फिर तभी किसी औरत की ठंडी रूखी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं कब से किसी आदमी का यहाँ आने का इंतज़ार कर रही थी। ये आवाज़ सुनकर मैं घबरा तो गया ही था, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे हैरानी थी, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विशाखा मैडम की थी। मैं हैरानी से जब पीछे पलटा तो काफ़ी हैरान रहा गया, क्योंकि मेरे ठीक सामने ही विशाखा मैडम थी। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उनके शरीर पर बहुत से घाव से, जिनमें से खून रिस रहा था। शरीर की त्वचा रहस्यमयी ढंग से सफ़ेद हो चुकी थी और आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो चुकी थीं। उन्हें ऐसे देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और डर के पीछे हटते हुए बोला, विशाखा मैडम, आप यहाँ इस हाल में कैसे? ये सुनकर विशाखा मैडम बोली, तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा, हाँ मैडम, ये मैं हूँ, बसंत, आपका स्टूडेंट। मैं 11th क्लास में पढ़ता था। याद है, आपने मुझे मुर्गा बनाया था क्योंकि आपने मुझे मिहिर सर की कुर्सी पर च्युइंगम लगाते हुए पकड़ लिया था। याद आया? विशाखा मैडम बोली, हाँ याद आया बेटा, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए। मैंने कहा, हाँ मैडम, आपके आशीर्वाद से मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे? मैंने सुना था कि स्कूल में कोई दौरा पड़ने से आपकी मौत हो गई थी। विशाखा मैडम बोली,
मेरी मौत कोई द्वारा पड़ने से नहीं हुई थी, बल्कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? विशाखा मैडम बोली, ये उस दिन की बात थी जब मैं स्कूल में सभी बच्चों की आंसर शीट चेक कर रही थी। अब यहाँ पर मैं विशाखा मैडम की आप बीती आपको पूरी फ्लैशबैक में जाकर बताता हूँ। दरअसल उस दिन विशाखा मैडम स्टाफ रूम में बैठकर बच्चों की आंसर शीट चेक कर रही थी। वहाँ आसपास कुछ टीचर भी थे जो कि काम करते हुए विशाखा मैडम को निहार रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक टीचर नितिन उनके पास आया और बोला, और विशाखा जी, कहीं चाय पीने चलें? ये सुनकर विशाखा ने एक नज़र उसे गुस्से में घूरा और फिर वापस अपने काम में लगते हुए बोली, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, आप अपना काम कीजिए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए। ये सुनकर वो टीचर एक बहशी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, आजकल तो सब चलता है विशाखा जी, और अगर आपको तरक्की चाहिए और अपनी सैलरी बढ़वानी है तो थोड़ा आप हमें खुश कीजिए, फिर देखिए हम आपकी कैसे सिफारिश करते हैं प्रिंसिपल से। अब ये सुनकर विशाखा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से का घूंट पीकर उससे बोली, देखिए नितिन जी, मैं आपके परिवार का लिहाज करके आपको इस बार छोड़ रही हूँ। अगली बार मुझसे कोई भी फालतू बकवास की तो मैं आपकी शिकायत सीधे प्रिंसिपल से करूँगी, फिर कर लेना, आप उन्हें खुश। ये सुनकर उस टीचर को गुस्सा आया और उसने विशाखा मैडम की कलाई पकड़ ली। इससे विशाखा मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने नितिन को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद बाकी टीचर वहां आकर ये सब रोकने लगे। वहीं उनमें से एक ने जाकर इसकी सूचना वहां के प्रिंसिपल को दे दी। वो जल्दी से वहां आए और फिर विशाखा से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब विशाखा मैडम ने गुस्से में वो सब बता दिया जो भी नितिन ने कहा। प्रिंसिपल सर ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर कहा, देखो, तुम्हें तरक्की पाने के लिए किसी को भी खुश करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा ध्यान रखो। ये सुनकर जहां विशाखा मैडम हैरान रह गई, वहीं वहां मौजूद उन टीचर्स के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई थी। विशाखा मैडम ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर कहा, मुझे कोई तरक्की नहीं चाहिए और ना ही मुझे यहां से काम करना है, इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। ये बोलकर विशाखा मैडम ने टेबल पर मौजूद अपना बैग उठाया और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान प्रिंसिपल ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, ऐसे तो मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा, आपको मुझे खुश करना ही होगा। और फिर उसके बाद वहां मौजूद चारों टीचर्स ने विशाखा को घेर लिया। विशाखा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो चारों लोग भूखे भेड़ियों की तरह विशाखा को घेर कर खड़े हो गए। विशाखा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप लोगों ने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया तो बच नहीं पाएंगे। मैं यहां से निकलकर सबको तुम लोगों की काली करतूत बता दूंगी, इसीलिए भलाई इसी में है कि मुझे जाने दो। ये सुनकर वे सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर उन सब ने मिलकर विशाखा मैडम को दबोचने की कोशिश की। इसी दौरान विशाखा मैडम ने उनके इरादों को भांप लिया था, इसलिए वो तेजी से नीचे झुककर उनके चंगुल से निकलकर बाहर की तरफ भागी। वे सारे भी विशाखा मैडम के पीछे पीछे भागे। इसी दौरान भागते भागते विशाखा मैडम का दुपट्टा नितिन के हाथों में आ गया। इससे विशाखा को पता चल गया कि वो लोग उससे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इसी दौरान उसकी नज़र सामने मौजूद लड़कियों के बाथरूम पर पड़ी। विशाखा मैडम बिना ज्यादा समय गंवाए उस बाथरूम के अंदर जा घुसी और घुसते ही अंदर से दरवाजा लगा लिया। विशाखा के सामने अब समस्या ये थी, वो कुछ समय के लिए तो इन सब से बच गई थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच सकती थी, क्योंकि उस बाथरूम के अंदर आने का एक ही दरवाजा था, जिसके बाहर ही वो पांचों दरिंदे खड़े थे। उसके अलावा उस बाथरूम में कोई दरवाजा नहीं था। विशाखा उस बाथरूम से बाहर निकलने की सोचती रही, लेकिन वे पांचों दरिंदे अब वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। विशाखा को समझ आ चुका था कि अब इन सब से बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी जान ही देने की सोची। उनकी नज़र वहां मौजूद पोछे वाली बाल्टी पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और उसे लेकर वो सबसे पीछे वाले बाथरूम में गई और फिर उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई और उस बाल्टी में पानी भरने लगी। कुछ ही देर में बाल्टी में पानी भर गया और विशाखा मैडम ने उस बाल्टी के अंदर अपना सिर डाला
और अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन ठीक इसी समय वो बाथरूम का दरवाजा उन लोगों ने तोड़ दिया और अब वो लोग भूखे भेड़ियों की तरह विशाखा मैडम को ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें विशाखा मैडम वाला बाथरूम मिल गया और अब वो उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ने लगे। उस कमरे का दरवाजा इतना मजबूत नहीं था, इसलिए सब लोगों के 2-4 वार से ही वो दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटते ही उन लोगों ने मिलकर विशाखा मैडम को बाल्टी से बाहर निकाला और फिर उनकी असमत को तार तार किया। उन लोगों ने उसके बाद विशाखा मैडम की गला घोंटकर हत्या की, क्योंकि इतना सब होने के बाद विशाखा चुप रहने से तो रही। साथियों, विशाखा मैडम के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान रह गया था और मैं बोला, आपके साथ इतना सब हो गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? विशाखा मैडम बोली, कार्यवाही तब होती जब कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करता। इन लोगों ने मेरे घर वालों को पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। वो लोग गरीब थे, ऊपर से मेरी 2 बहन भी शादी के लिए थी। ऐसे में अगर बाहर वालों को ये पता चले कि मेरे साथ ये सब हुआ था तो उनकी शादी में दिक्कत आ सकती थी। मैं मर चुकी थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे इंसाफ दिलवाने से ज्यादा मेरे जिंदा भाई बहनों की फिक्र करने की सोची। इसलिए उन लोगों ने वो पैसे लेकर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन इंसाफ ना मिलने के कारण मेरी आत्मा आज भी इस बाथरूम में भटक रही है और मेरी मजबूरी देखो, मैं इस बाथरूम से बाहर नहीं जा पा रही थी। मैं यहां से तभी बाहर जा सकती जब कोई आदमी मुझे नुकसान न पहुंचाने के इरादे से इस बाथरूम में आए, मेरे रोने की आवाजें सुनकर मेरी मदद करने के लिए आगे आए, ना कि मुझसे डर के भागे। आज 8 सालों बाद तुम यहां आए और अब तुम मुझे इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद करोगे। मैंने कहा, आपको इंसाफ दिलवाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। ये सुनकर विशाखा मैडम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन ये मुस्कान डरावनी नहीं थी। उसके बाद विशाखा मैडम बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गई। ये देखकर मैंने हैरानी से यहां वहां नजरें घुमाई, लेकिन विशाखा मैडम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उन्हें आवाज देते हुए वहां के सारे टॉयलेट चेक किए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ठीक इसी दौरान मेरे दोस्तों का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि इतने समय से मैं बाथरूम में क्या कर रहा हूं, जल्दी से बाहर आऊं। ये सुनकर मैंने फोन रखा और फिर दोबारा एक नजर बाथरूम के अंदर डाली और फिर पलटकर वापस बाहर की तरफ आने लगा। जैसे ही मैंने दोबारा से स्कूल की बाउंड्री वॉल फांद दी, मुझे विशाखा मैडम की आवाज सुनाई दी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा मुझे वहां से आजाद करने के लिए। फिलहाल ये बात किसी को भी मत बताना। ये सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने बता भी दिया तो भी कौन सा कोई मेरी बात मान लेगा। खैर, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हम सारे वापस अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। वहीं मैं भी अपने घर आ गया। घर आकर जैसे ही मैं अपने कमरे में आकर दरवाजा लगाकर बैठा, वहां पर विशाखा मैडम प्रकट हो गई। उन्हें देखकर मुझे ना तो डर लग रहा था और ना ही हैरानी हो रही थी। फिर अगले ही पल विशाखा मैडम बोली, मुझे मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करोगे ना? मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर विशाखा मैडम बोली, मुझे नहीं पता कि मेरे गुनहगार इस समय कहां पर हैं, लेकिन उनका पता लगाना होगा ताकि मैं उन्हें वो सजा दूं जो उन्हें 8 साल पहले मिलनी चाहिए थी। मैं सच में ये चाहता था कि उनके साथ जिसने भी ये घिनौना काम किया था उन्हें इसकी सजा मिले। इसलिए मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं कल ही दोबारा दिन के समय स्कूल जाकर उस प्रिंसिपल से मिलूंगा और बातों बातों में बाकी लोगों का पता लगा लूंगा। अगले दिन मैं दिन में उस स्कूल में गया। उस समय वहां पर बच्चों की क्लास लग रही थी। मैं प्रिंसिपल के कमरे में गया और वहां उनसे बातों बातों में कहा, सर मैं इस स्कूल में 8 साल पहले पढ़ता था। आज मैं अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो चुका हूं, तो आप सभी टीचर्स का आशीर्वाद लेने आया था। ये सुनकर वो बोले, अरे बेटा ये तो काफी अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है। मैंने कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी सर, आपसे मिला बहुत खुशी हुई और अब मैं हमारे बाकी टीचर्स नितिन सर, प्रमोद सर, दीपेश सर, मिहिर सर और भी जितने टीचर्स हैं सबसे मिलना चाहता हूं। अगर आप मुझे उनका पता दे दें
तो मैं उनसे मिल लूं। इस पर वे मान गए और फिर उन्होंने मुझे एक कागज पर उन सभी टीचर्स के पते और फोन नंबर लिखकर दे दिए। मैं वो लेकर वापस आ गया और विशाखा मैडम से पूछा कि इनमें से वो कौन कौन थे। तब विशाखा मैडम ने बताया कि वो लोग नितिन, प्रमोद, दीपेश और संदीप थे। विशाखा मैडम बोली, ये चारों ही अलग अलग शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं, हम वहां तक जाएंगे कैसे? मैंने कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम लोग कल ही ट्रेन पकड़कर वहां जाएंगे। इस पर विशाखा मैडम ने कहा, ठीक है, फिर आज रात मैं इस प्रिंसिपल से अपना बदला लूंगी। और फिर मैं इस पल का इंतजार करने लगा। शाम को जब वो प्रिंसिपल अपने घर जा रहा था, तब विशाखा मैडम भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ गई। उसकी पत्नी मर चुकी थी और 2 बेटे थे जिनकी शादी भी हो चुकी थी और वो अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहने लगे थे। देर रात जब सब अपने कमरे में सो रहे थे, तभी किसी ने उस प्रिंसिपल को झकझोर कर उठाया। वो प्रिंसिपल एक झटके से उठा और आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो वापस सोने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसकी नजर छत के ऊपर पड़ी। छत पर पंखे से विशाखा मैडम उल्टी लटक रही थी। विशाखा मैडम के इस भयानक रूप को देखकर उनकी एक तेज चीख निकल पड़ी। ठीक इसी दौरान विशाखा मैडम एक झटके से कूदकर नीचे आई और अपनी भयानक रूह कंपा देने वाली आवाज में बोली, मुझे पहचाना, मेरी असमत से खेलने के बाद तुम कितनी आराम से सो रहे हो, चलो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं। विशाखा मैडम के इतना बोलते ही वो पहले से ज्यादा घबरा गया और बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम की ओर भागा, क्योंकि कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे पर विशाखा तेजी से आ खड़ी हुई थी। उस प्रिंसिपल को लगा था कि वो ऐसा करके विशाखा से बच जाएगा, लेकिन ये सब तो विशाखा की एक चाल थी। उस बाथरूम में एक बाथटब था। उनके बाथरूम में घुसने के थोड़ी ही देर बाद उस बाथटब में पानी भरने लगा। विशाखा मैडम की भयानक आकृति उस बाथटब के पानी में तैरने लगी। इस दौरान वो बोली, याद है ना कि मैं कैसे तुम लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम लोग दरवाजा तोड़कर अपने मकसद में कामयाब हो ही गए थे। क्या आज दरवाजा तोड़कर यहां से नहीं भागोगे? यह सुनकर वो प्रिंसिपल पहले से काफी ज्यादा घबरा गया और बाथरूम की कुंडी खोलकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर वो प्रिंसिपल पहले से ज्यादा घबरा गया। अब इससे पहले कि वह कुछ और करता, उसे अपने ठीक पीछे से विशाखा मैडम की ठंडी रूखी आवाज आई, कुंडी बाहर भी होती है, मैं अंदर आने से पहले बाहर से कुंडी लगाकर आई थी ताकि तुम यहां से बाहर ना भाग पाओ। ये सुनकर वो प्रिंसिपल पीछे मुड़ा तो पाया कि विशाखा मैडम का भयानक चेहरा उसके ठीक सामने था। ये देखकर वो हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो विशाखा, अगर तुम कहो तो मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर विशाखा मैडम गुस्से में बोली, ताकि उन्हें भी पैसा खिलाकर छूट जाओ। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कानून नहीं बल्कि मैं सजा दूंगी। ये बोलकर विशाखा मैडम ने उस प्रिंसिपल का चेहरा अपने भयानक सफेद पंजों से दबोच लिया और फिर अगले ही पल विशाखा मैडम ने उसे उठाकर उस बाथटब में डाल दिया। अब तक बाथटब में इतना पानी भर चुका था कि उस प्रिंसिपल का चेहरा कम से कम पानी के अंदर आ गया था और बाथटब में पानी अब भी भर रहा था। उस प्रिंसिपल का शरीर उस पानी में छटपटा रहा था। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विशाखा मैडम ने अपनी मजबूत पकड़ से उसे आजाद होने का मौका ही नहीं दिया। कुछ ही देर के अंदर ही उसके शरीर में हलचल होना बंद हो गई और फिर विशाखा वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने उस बाथरूम का दरवाजा अंदर से लगाकर बाहर से खोल दिया था ताकि सबको ये हादसा लगे। खैर, हुआ भी ऐसा ही, इसलिए इसके ऊपर कोई छानबीन भी नहीं हुई। वहीं मैं और विशाखा मैडम अब पानीपत के लिए निकल चुके थे, क्योंकि विशाखा मैडम का एक गुनहगार संदीप रिश्वत खिलाकर वहां के एक सरकारी स्कूल में साइंस का टीचर बन गया था। रास्ते में ही विशाखा मैडम ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने उस प्रिंसिपल से बदला लिया। सच कहूं तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो इसी लायक था। अगर हमारे समाज में इतना कठोर कानून हो तो कोई भी शख्स ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचता। खैर, कुछ घंटों के सफर के बाद आखिरकार हम पानीपत पहुंच गए
उस समय चूंकि रात होने वाली थी, इसलिए मैंने एक होटल में कमरा लिया और फिर खाना खाने के बाद सो गया। अगले दिन नहा धोकर तैयार होकर मैंने एक फूलों का गुलदस्ता लिया। आखिर संदीप सर के आगे नाटक भी तो करना था। मैं उनके घर पहुंच गया। वैसे तो उस दिन छुट्टी वाला दिन नहीं था, लेकिन संदीप सर फिर भी घर पर थे। खैर, मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए और ऐसे नाटक किया जैसे कि सच में मैं इतने सालों बाद उनसे मिलकर काफी खुश था। हमारे बीच बातचीत हुई। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आखिर आज तो छुट्टी भी नहीं है, फिर आप घर पर कैसे, क्योंकि अभी तो आप रिटायर भी नहीं हुए होंगे। तब वो बोले, अरे स्कूल जाता ही कौन है, अरे हम सरकारी नौकरी इसीलिए तो करते हैं। हम तो बस कभी कभार देखने के लिए स्कूल चले जाते हैं, बाकी समय घर पर रहकर पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाते हैं। आखिर इतना पैसा खिलाकर ये नौकरी मिली है, इसका कुछ लाभ तो मिले। इस पर मैंने बस उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। लेकिन सच में ये संदीप सर स्कूल टाइम में ज्ञान तो बहुत बांटते थे, लेकिन मुझे इनकी सारी असलियत पता चल गई। खैर, थोड़ी देर वहां बैठने के बाद मैं वापस आ गया, लेकिन इस दौरान मेरे साथ विशाखा मैडम नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें वहां छोड़ने ही तो गया था। मैं वापस होटल आकर विशाखा मैडम के वापस आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद विशाखा मैडम वहां आई और बोली, तुम यहां से फिलहाल जाओ, मैं 10 दिन बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। पहले तो मेरा मन नहीं माना विशाखा मैडम को वहां छोड़ने का, लेकिन फिर मैं मान गया। मैं उस दिन ही वहां से वापस अपने शहर आ गया। वहीं विशाखा मैडम संदीप सर के साथ अपने साथ किए कृत्य का बदला लेने लगी। उसी दिन संदीप सर रात में जब खाना खा रहे थे, तब उन्हें खाने की प्लेट में कुछ कीड़े नजर आए। ये देखकर उन्होंने प्लेट अपने से दूर फेंकी और अपनी पत्नी से गुस्से में पूछा कि आखिर उसने खाने में कीड़े क्यों मिलाए। संदीप सर का बेटा, जो कि उस समय सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, हैरानी से बोला, पापा आप पागल तो नहीं हो गए, खाने में कोई कीड़ा नहीं है। ये बोलकर उसने वो खाने की प्लेट उठाकर अपने पिता को दिखाई। उसके पिता ने हैरानी से प्लेट की ओर देखा तो पाया कि सच में उसमें कोई कीड़ा नहीं था। इसके आगे उनका बेटा बोला, आप आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? मेरी मां को परेशान करके निकालना चाहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बोलकर उसने अपनी प्लेट उठाई और अपने कमरे में आ गया। यहां विशाखा मैडम को एक बात और पता चली कि संदीप सर का बाहर कहीं चक्कर चल रहा था, जिसके साथ उनके बेटे और पत्नी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था और वो अब अपनी पत्नी और बेटे को घर से निकालकर उस औरत से शादी करना चाहते थे। इसी कारण इस परिवार में काफी मनमुटाव था। उसी रात जब संदीप सर सो रहे थे, तब किसी ने उन्हें झकझोरते हुए उठाया। उठते ही उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उन्हें ही घूर रही थी। ये देखकर वे काफी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? आधी रात में ऐसे क्यों हंस रही हो? उनकी पत्नी ने पहले तो कुछ न कहा और फिर अगले ही पल उन्होंने संदीप सर को एक जोरदार तमाचा जड़ा। ये थप्पड़ संदीप सर के लिए काफी हैरानी वाला था, क्योंकि उनकी पत्नी ने आज तक उनसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात थी। संदीप ने जैसे तैसे खुद को संभाला और हिम्मत करके अपनी पत्नी से पूछा कि आज आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आज तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? लेकिन उनकी पत्नी कुछ ना बोली। उन्होंने अब अगले ही पल संदीप को गुस्से में उठाया और फिर उठाकर बेड से डायरेक्ट नीचे पटक दिया। संदीप को पता चल चुका था कि उसके साथ किसी ने कुछ कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि वह उन्हें इस तरह से उठाकर नीचे फेंके। इसलिए नीचे गिरते ही वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागे। उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे भागी और इस दौरान संदीप चिल्लाने लगा, अरे क्या कर रही हो भाग्यवान, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे सौरभ बेटे बचाओ, देखो तुम्हारी मां को क्या हुआ। अब यह सारी चिल्लम चिल्ली सुनकर सौरभ अपने कमरे से बाहर आया। बाहर आकर उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है, आपने इतनी रात में शोर क्यों मचा रखा है? तब संदीप ने उन्हें सारी बात बताई। इस दौरान संदीप की पत्नी एकदम शांति से वहां खड़ी थी। सब सुनकर सौरभ ने उन्हें एक नजर देखा,
वह उनके पास गया और उनसे पूछा, माँ आप ठीक हो? उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर यह देखकर सौरभ को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने पिता से कहा, आप इतनी रात को यहां हम सबको परेशान कर रहे हैं। अरे भले ही आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है। आपका क्या है? बस पूरे दिन आराम से नौकरी के पैसे बैठकर खाते रहते हैं, लेकिन हमें तो बाहर काम करना पड़ता है। अपना ना सही हमारा तो सोचो। अब की बार कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। फिर मैं आपका लिहाज नहीं करने वाला अब। बोलकर सौरभ तो अपने कमरे में चला गया, लेकिन फिर संदीप हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। उसकी पत्नी सौरभ के सामने तो आंखें नीचे करके खड़ी थी, लेकिन उसके जाते ही वह संदीप को देखते हुए भयानक ढंग से मुस्कुराने लगी। यह देखकर संदीप काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। कौन हो तुम? उनकी पत्नी ने भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, विशाखा। ये सुनकर उनके दिमाग में अतीत की पुरानी यादें घूमने लगी। फिर उन्होंने अगले ही पल किसी तरह से खुद को संभाला और कहा, देखिए विशाखा जी, हमसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस दिन बाकियों ने बहका दिया था। उनकी पत्नी के शरीर में मौजूद विशाखा मैडम बोली, तुम बहक बहुत जल्दी जाते हो ना। चलो मैं इससे तुम्हें निजात दिला देती हूं, और इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मौत। यह बोलकर वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर संदीप की ओर बढ़ने लगी। यह सब देखकर संदीप काफी घबरा गया और उसने दोबारा से अपने बेटे को आवाज लगाई। वह आवाज सुनकर उनका बेटा दोबारा गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला, और इससे पहले कि वह कुछ बोलना, संदीप बोला, तुम्हारी माँ के अंदर कोई बुरी ताकत आ गई है और वह मुझे मारना चाहती है। मुझे बचा लो बेटा। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और मैं इसका पश्चाताप भी करूंगा, लेकिन मुझे इससे बचा लो। यह सुनकर सौरभ अपनी मां की ओर देखा, क्योंकि संदीप जैसे बोल रहा था उसे देखकर पता लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए उसने अपनी मां से कहा, आप ठीक हो ना? अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, संदीप बोल पड़ा, अरे वह ठीक नहीं है। उसने अभी मुझे बताया था कि वह तेरी मां नहीं है, बल्कि कोई दुष्ट आत्मा है। यह सुनकर सौरभ ने उसे घूरा और फिर कहा, अगर ऐसा है तो मैं यह बात भी उनके मुंह से सुनना चाहूंगा। अगर यह तुम्हें बता सकती है तो मुझे भी बता ही सकती है, और अगर इसमें कहीं आपकी गलती निकली तो याद रखना, मैं लिहाज नहीं करूंगा कि आप मेरे पिता हैं। यह सुनकर उसकी मां बोली, यह सही कह रहा है। मैं इसकी पत्नी नहीं बल्कि विशाखा हूं। इसने मेरे साथ गलत करके मुझे मार दिया था और अब मुझे अपनी मौत का बदला लेना है। यह सुनकर सौरभ को काफी गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने पिता की ओर देखा। उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली थी। ये देखकर सौरभ फिर दोबारा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। अपने कमरे के दरवाजे की ओर आकर वह रुका और फिर मुड़कर अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, मैंने हमेशा से देखा था कि कैसे आप मेरी मां को परेशान करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम एक रेपिस्ट और खूनी हो, और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। विशाखा जी, आपको इनके साथ जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी मां को कुछ मत करना। उन्होंने वैसे ही बहुत तकलीफ झेल ली है। बोलकर सौरभ अपने कमरे में चला गया। वहीं संदीप उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने वापस विशाखा मैडम की ओर देखा और कहा, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा, लेकिन मुझे मारिए मत। विशाखा मैडम कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें फोन करके अपने साथ उस दिन मौजूद बाकी साथियों को यहां बुलाकर इकट्ठा करना होगा। उनकी जान लेकर मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। बताओ, मंजूर है? अपनी जान की हर किसी को पड़ी रहती है, इसलिए वह इस काम के लिए मान गया। विशाखा मैडम ने उन्हें उस दिन छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही उन्होंने अपने बाकी साथियों को फोन करके मिलने की इच्छा जाहिर की। उनमें से एक दीपेश तो तुरंत मान गया, और फिर 2-3 दिन बाद ही दीपेश संदीप से मिलने उसके घर आ गया।
उसको वहां देखकर संदीप के चेहरे पर राहत के भाव आ गए थे, क्योंकि उसके वहां आने से अब संदीप की जान तो कम से कम बच ही जाएगी। शाम का समय था। दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। ठीक इसी दौरान विशाखा मैडम ने संदीप के शरीर पर कब्जा कर लिया। दीपेश इस बात से अनजान लगातार शराब पीते हुए उनसे बातें किए जा रहा था। संदीप सर ने पीना एकदम रोक दिया। उनकी नजर उस शराब की बोतल पर टिक गई। वह बोतल कांच की थी। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, संदीप सर ने वह बोतल उठाई और उसके पीछे का हिस्सा तोड़कर नुकीला किया। ये देखकर दीपेश हैरानी से बोला, अरे तुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? संदीप सर कुछ ना बोले और फिर अगले ही पल उन्होंने वह बोतल दीपेश के पेट में घुसेड़ दी। इससे दीपेश खुद को संभाल ना सका और जमीन पर गिर पड़ा। ठीक इसी समय संदीप ने वो बोतल उसके पेट में से निकाली और फिर सीने में घोंप दी। ठीक इसी समय उनकी पत्नी वहां आ गई। वहां का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल पड़ी, लेकिन संदीप अब भी दीपेश के ऊपर बेतहाशा वार किए जा रहा था। कुछ ही देर में वहां आस पड़ोस के लोग आने लगे। उनके आने की आहट सुनकर संदीप अपनी पत्नी से बोला, डरो मत, इसको अभी ठिकाने लगा देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। वही आस पड़ोस के लोगों ने आकर यह सब सुन लिया था। उन लोगों ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस के आते आते दीपेश की मौत हो चुकी थी। वहां मौजूद उसके पड़ोसियों ने संदीप के खिलाफ बयान दिया, जिससे पुलिस संदीप को पकड़ कर ले गई। अब तक संदीप सामान्य हो गया था और वह सबसे कहने लगा कि मैंने कोई खून नहीं किया, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे और सबने उसे दीपेश के साथ यह भयानक कांड करते हुए देख लिया था। इन सब के बाद सौरभ उनसे मिलने के लिए जेल में नहीं गया, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। वही विशाखा मैडम वापस मेरे पास आ गई थी। उन्होंने आकर मुझे बताया कि कैसे उन्होंने संदीप के हाथों दीपेश को मरवा दिया। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि आपको उन संदीप सर को नहीं छोड़ना चाहिए था। तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जेल में जाकर संदीप सर के शरीर में कब्जा करके आत्महत्या करवा दी थी, इसलिए अब वो भी जिंदा नहीं है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और फिर मैं विशाखा मैडम के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वह नितिन दिल्ली में ही रहता था। सुना था कि उसकी दिल्ली में किसी कॉलेज में जॉब लग गई थी। पता नहीं ऐसे घटिया लोगों को काम देता कौन है। खैर, हम दोनों वहां के लिए निकल पड़े। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई धन्ना सेठ नहीं था। इन सब में मेरे काफी पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं सच में चाहता था कि विशाखा मैडम अपनी मौत का बदला ले। आखिर उन लोगों ने भी तो विशाखा मैडम की लाइफ खराब की थी, लेकिन इन गंदी मानसिकता वाले लोगों ने न सिर्फ विशाखा मैडम की लाइफ खराब की थी, बल्कि ना जाने कितने बच्चों को भी ट्रूमाटाइज किया था, और उन्हें इसकी सजा किसी न किसी को तो देनी ही चाहिए। कुछ ही घंटे में दिल्ली आ गया। दिल्ली में उतरकर मैंने एक सस्ते से होटल में चेकिंग किया और फिर एक रात उस होटल में रुककर अगले दिन शाम को मैं नितिन सर के घर की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि दिन में तो वो कॉलेज में होंगे। इस दौरान मैंने उनके लिए भी एक गुलदस्ता ले लिया था। मैं उनके घर गया और एक आदर्श स्टूडेंट की तरह उनके पैर छुए और इधर उधर की बातें करने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद मैं वहां से उठकर वापस होटल आ गया। वहां आकर विशाखा मैडम बोली, ये इन सब में सबसे मैन है, इसे मैं इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। मैं इसे तड़पाना चाहती हूं, जैसे कि मैं तड़पी थी। मैंने कहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगी? क्योंकि इनके परिवार में ज्यादा तो कोई है नहीं, 2 लड़के हैं, वो भी काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, ये यहां पर अकेले रहते हैं। विशाखा मैडम बोली, मैं इसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दूंगी कि सब लोग इसे पागल समझें, और फिर जब ये मरे तो सबको लगे कि एक पागल मर गया। मैंने कहा, इन सब में तो आपको टाइम लगेगा, और फिर हमें आगे प्रमोद सर को भी तो सबक सिखाने जाना है। विशाखा मैडम बोली, कोई बात नहीं, अभी उसे ऐश कर लेने दो, लेकिन उससे पहले इस नितिन को सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए तुम घर जाओ, मैं यहां काम खत्म करके वहीं आ जाऊंगी। तब तक तुम भी अपने काम पर ध्यान दो, मेरी वजह से तुम्हारे काम का भी बहुत नुकसान हो रहा होगा। मैंने कहा,
मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है मैडम। मैं पैसे कल को और कमा लूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मेरी ज़रूरत है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आप मेरी गुरु हैं और आपके साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए, उन लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। इसके आगे विशाखा मैडम कुछ ना बोली और मेरे वहाँ रुकने का भी फायदा नहीं था, इसलिए मैं उसी समय वापस अपने शहर के लिए निकल गया। मेरे जाते ही विशाखा मैडम वापस नितिन सर के घर की ओर बढ़ गई। वहां आकर उन्होंने देखा कि नितिन सर शराब के नशे में धुत अपने कमरे में पड़े थे। विशाखा मैडम को उसे देख देख कर काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने एक हाथ से उसे उठाकर दीवार से दे मारा। अब भले ही नितिन सर शराब के नशे में धुत थे, लेकिन थे तो जिंदा ही, इसलिए दीवार से टकराए जाने के कारण वो एकदम से उठ बैठे। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो अपने आप को संभालते हुए बिस्तर की ओर बढ़ने लगे कि तभी उसे ध्यान आया कि वो तो अपने बिस्तर पर सो रहा था और अगर वो नींद में गिरा भी होगा तो पास में ही गिरना चाहिए, बेड से इतना दूर तो नहीं। वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से विशाखा मैडम का सफेद भयानक चेहरा उसके एकदम सामने आ गया। उन्हें एकदम से देखकर नितिन घबरा गया और डर के मारे अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद उसने जब हाथ हटाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उसने हैरानी से सब ओर देखा, लेकिन वहां उसके अलावा कोई भी नहीं था। ये देखकर वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, लगता है आज ज्यादा ही पी ली, तभी कुछ भी दिखाई दे रहा है, बोलकर वो अपने बिस्तर पर आकर दोबारा सोने लगा। उसे वहां लेटे हुए मुश्किल से 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि तभी विशाखा मैडम उसके कान के पास आकर जोर से चीखी। आह! वो चीख सुनकर नितिन डर के मारे उठ बैठा। उसने दोबारा आसपास देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उस सन्नाटे में उसकी सांसों के अलावा किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो काफी देर तक यूं ही आसपास देखता रहा और जब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो फिर वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसे काफी डर लगने लगा था। डर के मारे उसकी आंखों से नींद भी उड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने वो रात काटी। सुबह होने पर उसके नौकर घर आकर घर के कामकाज करने लगे। वहीं नितिन कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। वो कॉलेज गया, लेकिन आज नींद पूरी ना होने के कारण उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। वो क्लास में आया और बच्चों को पढ़ाने लगा, लेकिन इसी दौरान जब वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था तब उसे किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। नितिन लिखना छोड़कर पीछे मुड़ा और सबसे पूछा कि आखिर तुम में से कौन हंस रहा था। बच्चे ये सब सुनकर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि वे सारे तो एकदम शांति से बैठकर पढ़ रहे थे। हंस तो कोई नहीं रहा था, लेकिन ये बात उनके मुंह पर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी गिनती सबसे गुस्सैल टीचरों में आती थी, जो किसी भी बच्चे की बेइज्जती करने से कभी पीछे नहीं रहता था। इसलिए वे सारे शांत ही रहे। ये देखकर नितिन बोला, अभी के लिए मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। ये बोलकर वो दोबारा ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगे। लगभग 5 से 7 मिनट बाद उन्हें दोबारा से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई और वो गुस्से में पलटे और कहा, कौन था तुम में से जो हंस रहा था? बताओ जल्दी, वरना पूरी क्लास सजा पाने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर वे सारे बच्चे घबराते हुए एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए उनमें से एक बच्चा हिम्मत करके उठा और बोला, सर, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। अब ये सुनकर नितिन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वो गुस्से में बोला, तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने साफ साफ एक लड़की के हंसने की आवाज सुनी थी। तुम सब लोग अपने साथी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना? कोई बात नहीं, अब तुम सभी लोग सजा पाने के लिए तैयार रहो। और फिर ये बोलकर नितिन गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस आया और उन्हें पूरी बात बताई। उस क्लास में 70 बच्चे थे और उन 70 बच्चों में से उस एक को ढूंढना काफी मुश्किल था। इसलिए प्रिंसिपल ने उसे कहा कि वो बच्चों को वार्निंग देकर छोड़ दे। अब प्रिंसिपल के फैसले के आगे नितिन क्या ही कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा ही किया।
कुछ देर बाद लंच का टाइम हुआ तो नितिन बाकी टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में बैठकर लंच करने लगा। इसी दौरान उसके एक साथी टीचर ने उसे अपनी लाई हुई सब्जी दी। सब्जी लेते ही नितिन ने जैसे ही सब्जी की ओर देखा तो डर के मारे उसने एक झटके में वो सब्जी दूर फेंक दी। ये देखकर वहां मौजूद सारे टीचर्स उसे गुस्से में घूरने लगे। ये देखकर नितिन बोला, ये क्या है? तुमने मुझे कीड़े वाली सब्जी दे दी। उसके ऊपर देखो कितने गंदे कीड़े रेंग रहे हैं। अब ये सुनकर उसने सभी को वो सब्जी दिखाई और पूछा, बताओ तुम लोगों को कोई कीड़ा नजर आ रहा है क्या? सब लोगों ने ना में जवाब दिया। ये सुनकर नितिन ने दोबारा वो सब्जी देखी तो पाया कि वो सब्जी एकदम ठीक थी। ये देखकर नितिन कुछ बोलता उससे पहले ही वो टीचर बोला, कीड़ा सब्जी में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। अपने दिमाग का इलाज करा लो तो सारे कीड़े दिखना बंद हो जाएंगे। ये सुनकर नितिन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वह किसी तरह से खुद को शांत करते हुए कहा, वह दरअसल मैं रात में ढंग से सो नहीं पाया। शायद इसी वजह से मुझे इस तरह का भ्रम हुआ था। मुझे माफ कर दो। इसके आगे कोई कुछ ना बोला, लेकिन अब उसे अक्सर किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगी थी, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कभी कभी उसे भ्रम भी होता कि उसके खाने में कीड़े हैं, और रात में किसी के चीखने की आवाज सुनकर या किसी के झकझोर कर उठाने से वह सो नहीं पा रहा था। इस वजह से वो दिन ब दिन और ज्यादा उग्र होता जा रहा था। इसलिए उसके एक साथी टीचर ने उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दी। जिस हिसाब से नितिन की हालत थी तो नितिन को भी यह बात सही लगी, और फिर वह उसी दिन शाम को एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया। उसने उसे सारी बात बताई। तब उस साइकियाट्रिस्ट ने कहा, हो ना हो, नींद पूरी ना होने की वजह से आपको इस तरह की समस्या हो रही होगी, और जिस तरह की आवाज आपको आ रही है वह शायद आपके मन का वहम है। एक काम कीजिए, आप आज यह दवा लेकर आराम से सो जाइए, फिर कल मुझे बताना। नितिन ने वैसा ही किया। वो रात में नींद की दवा खाकर आराम से सो गया, और अब उसे किसी के चीखने से या झकझोरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी रात चैन की नींद सोया, लेकिन इस दौरान उसे एक भयानक सपना आया। उस सपने में वो उसी स्कूल में था जहां विशाखा मैडम के साथ उन्होंने कुकृत्य कर हत्या कर दी थी। उस स्कूल में उस समय अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं पर 0 वोल्ट का बल्ब जल रहा था, जिस वजह से वहां कहीं कहीं जगह पर रोशनी थी। नितिन उस स्कूल में से बाहर निकलने लगा, लेकिन ठीक तभी उसके सामने विशाखा मैडम अपने भयानक रूप में आ खड़ी हुई। अचानक से विशाखा मैडम के सामने आने के कारण नितिन काफी घबरा गया और अपने आप को न संभाल पाने के कारण पीछे की ओर जा गिरा। उसे देखकर विशाखा मैडम गुस्से में बोली, तूने मुझे मारा था ना, अब मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये बोलकर विशाखा मैडम तेजी से उसके पास आई और फिर उसके ऊपर बैठकर अपने भयानक नुकीले नाखूनों से उसकी छाती फाड़ने लगी। ये सपना देखकर नितिन डर के मारे उठ बैठा। वह काफी घबरा गया था। फिर उसने घड़ी पर एक नजर डाली तो पाया कि वह सुबह का सपना था। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं। वो दोबारा उस साइकियाट्रिस्ट के पास गया और उसे बताया कि हाँ, रात में वह एकदम अच्छे से सोया, लेकिन उसे वह अजीब सी आवाज अभी भी आ रही है। यहां तक कि उसे रात में एकदम भयानक सपना भी दिखाई दिया। साइकियाट्रिस्ट ने कहा, आप अकेले रहते हैं और इस अकेलेपन के कारण ही आपको इस तरह के वहम हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरी दी हुई दवाई खाते रहिए, और हाँ, रात में नींद की दवाई खाकर ही सोना ताकि आपकी नींद पूरी हो। नितिन ने ऐसा ही किया। वह उनकी दी हुई दवाई खाने लगा और रात में नींद की दवाई खाकर सोने लगा। उनकी नींद तो पूरी हो रही थी, लेकिन सपने में उन्हें बार बार विशाखा मैडम दिखाई देती, जो उन्हें भयानक मौत देती। इसी के साथ ही उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज और खाने में कीड़े मकोड़े अभी भी दिखाई दे रहे थे। जब वो यह बात किसी और से करते तो फिर आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते, क्योंकि उन्हें ना तो कोई आवाज सुनाई देती थी और ना ही खाने में कोई कीड़े नजर आते थे। अब हाल तो यह हो गया था कि सभी लोग अब उन्हें पागल ही समझने लगे थे, और अब तो उन्हें किसी लड़की के धीमे धीमे कुछ फुसफुसाने की आवाज भी आने लगी थी। कभी कभी कोई लड़की जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे
और शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे, उन्हें अपने घर के अंदर दिखाई देती। इन सब से नितिन अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे लगने लगा था कि वह सच में पागल हो रहा है। उसने इस बारे में डॉक्टर से बात की। तब डॉक्टर ने कहा, आप मुझे शुरू से बताइए कि यह सब आपके साथ कब से शुरू हुआ। नितिन ने दिमाग लगाकर सोचा और फिर उसे याद आया कि यह सब तब से शुरू हो रहा है जब से मैं यानी कि बसंत उससे मिलकर गया था। यह सब सोचकर उसकी आंखें गोल हो गई और फिर उसने डॉक्टर को बताया कि यह सब तब से हो रहा है जब से मेरा स्टूडेंट मुझसे मिलकर गया था। डॉक्टर ने कहा, आप उस स्टूडेंट को जिस स्कूल या कॉलेज में पहले पढ़ाते थे वहां से जुड़ी हुई कोई खास याद आपके दिमाग में है क्या? हो सकता है कि इस वजह से ही आपको इस तरह से वहम हो रहे हो। उस डॉक्टर की बात सुनकर नितिन को ये याद आने लगा कि कैसे उसने विशाखा मैडम की हत्या की थी। ये सोच सोचकर नितिन के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, मतलब पास्ट में सच में वहां कुछ ऐसा हुआ था जो आपको अब परेशान कर रहा है। यह सुनकर नितिन बोला, अगर ऐसा है भी तो वह बात तो कम से कम 10 साल पुरानी है। अचानक से यह मुझे क्यों परेशान कर रही है? इससे पहले भी तो कर सकती थी। डॉक्टर ने कहा, इससे पहले आपका परिवार आपके साथ था तो आपको इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी आप अकेले रहते हैं और इतने सालों बाद जब आपका पुराना स्टूडेंट आपसे मिलने आया तो आपके दिमाग में वहां की सारी यादें घूमने लगी और वह सब अब आपको परेशान कर रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेरी दी हुई दवाई खाइए और हाँ, अपने मन की बात किसी न किसी से शेयर करते रहिए। इससे आपके मन में जो भी दिक्कत होगी वह निकल जाएगी। दवाई लेकर नितिन वापस आ गया, लेकिन उसे अब ये बात खाई जा रही थी, आखिर इतने समय बाद उसे विशाखा क्यों नजर आ रही है? क्या वह सच में पागल हो रहा है? यही सब बात करने के लिए उसने प्रमोद को फोन किया, क्योंकि वह यह बात किसी बाहर वाले से तो कर ही नहीं सकता था। यह बात सिर्फ वह उन्हीं लोगों के साथ कर सकता था जिनके साथ वह इन सब में शामिल था। उसने प्रमोद से बात की और उसे इस बारे में बताया। तब बातों बातों में ही प्रमोद ने उसे बताया कि संदीप और दीपेश दोनों की मौत हो चुकी है। संदीप ने दीपेश को घर बुलाकर मार डाला और फिर जेल में आत्महत्या कर ली। उसे उसके बेटे से ये पता चला कि संदीप की मानसिक हालत सही नहीं थी, शायद इसीलिए ही उसने ये सब किया हो। ये सुनकर नितिन एकदम हैरान हो गया, क्योंकि जहां तक उसे पता था कि इन दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? और जब संदीप से लास्ट टाइम बात हुई थी तब वह बातों से बिल्कुल ठीक लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी होगी। प्रमोद बोला, चलो जो हो गया सो हो गया, उनकी छोड़ो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें भी आजकल कुछ अजीब से वहम होने लगे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। शायद तुम्हें पुरानी बातें याद करके तुम्हारे अंदर डर बैठ गया हो कि कहीं विशाखा की आत्मा तुम्हें मार ना डाले, लेकिन चिंता मत करो। जब उसने इतने सालों में हमें नुकसान नहीं पहुंचाया तो अभी कैसे पहुंचा सकती है? ये सुनकर नितिन बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तब विशाखा की मौत के बाद वहां का माहौल कितना अजीब सा हो गया था। उस बाथरूम में से कभी कभी किसी के रोने चीखने की आवाज आती थी और ऐसा लगता था कि अंदर कोई है, लेकिन जब भी कोई लड़की अंदर जाती तो उसे कोई नहीं मिलता। ये सुनकर प्रमोद बोला, 2-4 दिन उस डॉक्टर की दवा खाकर देख लो, अगर तुझे कोई फर्क नहीं दिखाई दे तो तू कोई तांत्रिक बाबा के पास ही जाकर इसका सॉल्यूशन पूछ लेना। क्या पता, लगता है कि हो सकता है कि सच में वह यहां आ गई हो तेरे पास। लेकिन तेरे पास ही क्यों आई? मेरे पास तो अभी तक नहीं आई और ना ही मुझे इस तरह की कोई समस्या हो रही है। ये सुनकर नितिन को लगने लगा कि हो ना हो उसे ही किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी होगी, तभी प्रमोद के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है। इसलिए वह चुपचाप उस डॉक्टर की दी हुई दवा खाता रहा, लेकिन उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। विशाखा मैडम अभी भी उसे परेशान कर रही थी। जब लगभग 10 दिन तक भी दवाई खाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली तो वह समझ गया कि बात इतनी सीधी नहीं है, बात कुछ और ही है।
इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले एक टीचर से पूछा, क्या आप में से कोई किसी तांत्रिक को जानते हो? यह सुनकर वह सारे लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन फिर उनमें से एक लेडी टीचर बोली, हाँ मैं जानती हूं। अभी कुछ समय पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की को बाधा आई थी, तो उस तांत्रिक ने ही वह बाधा दूर की थी। अगर आप कहो तो मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूं। लेकिन बात क्या है, आपको अचानक से तांत्रिक की जरूरत क्यों पड़ गई? तब नितिन ने बताया, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी कोई बाधा आई है, तभी उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई दवाई असर नहीं कर रही, इसलिए वह बस एक बार तांत्रिक से मिलकर अपना यह वहम दूर करना चाहता है। उस लेडी टीचर ने उसे किसी तांत्रिक का नंबर दे दिया। नितिन कॉलेज खत्म होने के बाद उस तांत्रिक से मिलने के लिए गया, क्योंकि उसकी उस तांत्रिक से बात हो गई थी। वो वहां जा तो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके रास्ते में कितनी समस्या आने वाली है। नितिन अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे। यह देखकर नितिन काफी घबरा गया, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना था और अचानक से इस तरह का मौसम अजीब था। खैर, नितिन इस बात की ओर ज्यादा ध्यान दिए बिना लगातार आगे बढ़ रहा था। वह अपनी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी के आगे वाले शीशे के ऊपर एक आकृति उभरने लगी। यह देखकर नितिन काफी घबरा गया और उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे किसी लड़की का रूप लेने लगी और गाड़ी का वह शीशा उस आकृति के साथ ही एकदम 3 डिब्बे में नितिन के चेहरे के एकदम पास आ गया। और फिर उसने एकदम धीमी आवाज में नितिन से कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यहां नहीं बल्कि सीधे ऊपर जाना होगा। यह देखकर नितिन काफी घबरा गया और उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सीधे गाड़ी से बाहर की तरफ भागा। इस दौरान विशाखा मैडम भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह सब देखकर नितिन काफी घबरा गया और वह बिना आगे की तरफ देखे विशाखा मैडम की ओर देखते हुए भागने लगा कि कहीं विशाखा मैडम उनके ज्यादा पास तो नहीं आ गई। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्हीं सब के दौरान उसने आगे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक को नहीं देखा और फिर अगले ही पल वह उस ट्रक की चपेट में आ गया। क्योंकि यह मामला रोड एक्सीडेंट का था, इसीलिए इसकी ज्यादा छानबीन भी नहीं हुई और मामला यहीं रफा दफा हो गया। उसके बाद विशाखा मैडम वापस मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे यह सारी बात बताई। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि चलो एक और हत्यारा कम हुआ, लेकिन अब हमारा अगला टारगेट प्रमोद था। विशाखा मैडम ने कहा, नितिन को मरे हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, प्रमोद के पास 1-1.5 महीने बाद जाते हैं, ताकि उसे इसके ऊपर शक ना हो कि उसके ऊपर जाने में मेरा हाथ है। मुझे विशाखा मैडम की बात सही लगी और फिर हमने 1.5-2 महीने रुकने का इंतजार किया। लगभग 2 महीने बाद मैं और विशाखा मैडम अब लखनऊ के लिए निकल पड़े, क्योंकि यहाँ पर प्रमोद एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त हो गया था। हमेशा की तरह मैंने वहाँ पर होटल लिया और फिर अगले दिन एक गुलदस्ता लेकर प्रमोद से मिलने उसके घर चला गया। हमेशा की तरह वहाँ मैंने जाकर उन्हें थोड़ा मक्खन लगाया और फिर वापस होटल आ गया। उसके बाद मैं वापस आ गया और विशाखा मैडम वहां अब उस प्रमोद को सबक सिखाने लगी। प्रमोद के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे और एक बेटी थे, जो उनके साथ ही रहते थे। परिवार में उसका अच्छा ताल्लुकात था। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने ऐसे कांड किए होंगे। खैर, उसी दिन रात को जब प्रमोद सोया, तब उसे एक भयानक सपना आया। सपने में वह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। जब वो उठा तो उसने पाया कि वहां कोई नहीं था, यहां तक कि उसकी पत्नी भी नहीं। यह देखकर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन उसकी पत्नी की कोई आवाज नहीं आई। प्रमोद उठा और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। उसने घर में हर जगह देखा, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। यहां तक कि उसके दोनों बच्चे भी घर पर नहीं थे। यह देखकर उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि अभी इतनी रात है और इतनी रात में उसके परिवार वाले कहां जा सकते थे। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी लड़की की ठंडी रूखी आवाज आई, यहां तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है,
अब मैं भी देखती हूं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। वह आवाज सुनकर प्रमोद पहचान गया कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि विशाखा मैडम की थी। वह हैरानी से एकदम पलटा और देखा कि विशाखा अपने भयानक स्वरूप में उसके ठीक सामने ही खड़ी थी। यह देखकर प्रमोद घबराते हुए उनसे पीछे हटा और बोला, विशाखा तुम यहां पर? लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना? विशाखा मैडम अपनी ठंडी रूखी आवाज में बोली, हाँ, लेकिन अब मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए दोबारा आई हूं और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बोलकर विशाखा अपने भयानक नुकीले पंजे प्रमोद के पास लाने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान प्रमोद उसके चंगुल से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान विशाखा मैडम भी उसके पीछे पीछे आने लगी थी। प्रमोद ने तेजी से अपने कमरे में आकर दरवाजा लगाया और राहत की सांस ली, लेकिन फिर अगले ही पल उसे उसके परिवार का ख्याल आया। उसने कांपती आवाज में विशाखा से पूछा, मेरा परिवार नहीं मिल रहा है, क्या तुमने मेरे परिवार को मार डाला? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये सुनकर विशाखा कुछ न बोली और फिर अगले ही पल प्रमोद को अपने कान के पास से विशाखा की आवाज सुनाई थी, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेने आई हूं, तुम्हारे परिवार को नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य आया तो याद रखना मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाली। और हाँ, ये बात तुमने अपने परिवार में से किसी को बताई तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। इसके आगे प्रमोद कुछ ना बोला, लेकिन फिर अगले ही पर विशाखा ने प्रमोद को उठाकर उसे सीधा दीवार से दे मारा। दीवार से टकराए जाने के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर अगले ही पल जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसकी पत्नी उसके बगल में ही सो रही थी। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो यह सब सपना ही था, लेकिन विशाखा की आत्मा उसे आगाह करना चाहती है कि उसके बारे में उसके परिवार में से किसी को भी पता ना चले। यहां बात उसके परिवार की थी, इसीलिए उसने उनकी रक्षा के लिए यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन विशाखा मैडम की आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी। वह उसे हर जगह दिखाई देती और बार बार उन्हें इस बात का एहसास करवाती कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। इन सब से परेशान होकर वह रोने लगता, उनसे अपनी गलती की माफी मांगता, लेकिन विशाखा मैडम उसे माफ करने के मूड में नहीं थी। प्रमोद को यह सब करते हुए उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। आस पड़ोस के लोग यह सब देखकर अब तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि हो ना हो प्रमोद का दिमागी संतुलन हिल गया है। इसीलिए उसके परिवार वालों ने उसे एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवाया। साइकेट्रिस्ट ने इसे काम का स्ट्रेस बात कर उसे कुछ दवाई लिख दी और कुछ दिनों के लिए बाहर छुट्टियां मनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हवा पानी थोड़ा चेंज होगा तो ये अच्छा महसूस करेंगे। उसके परिवार वाले उसे शिमला लेकर गए ताकि उसका हवा पानी चेंज हो जाए। वहां पर जब वह लोग एक पहाड़ी पर थे तब विशाखा मैडम उनके बेटे के ठीक पीछे आ खड़ी हुई और वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए प्रमोद से बोली, तेरे बेटे को यहां से धक्का मार दूं, उससे तुझे बहुत तकलीफ होगी ना? यह सुनकर प्रमोद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, जो गलती मैंने की उसकी सजा मेरे परिवार को मत दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसे इस तरह की हरकतें करता देखकर वहां आसपास के सारे लोग उन लोगों को घूरने लगे। वही उसके परिवार वाले इससे काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे और वह उसे लेकर वापस होटल में आ गए। कमरे में जाकर उसके बेटे ने उसे डांटते हुए कहा, क्यों आप हमें परेशान कर रहे हैं? यहां आसपास कोई भी नहीं है, सब आपके दिमाग का वहम है। आपकी वजह से हमें पता है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते हैं और यहां तक कि आपने यहां पर भी नहीं छोड़ा। अगर आपको इस तरह से कुछ दिखता भी है तो उसे भी अपने मन के अंदर रखिए। यहां अपना पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी दवा समय पर खाइए। हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, उसका कचरा मत कीजिए। यह सुनकर उसकी मां ने उसे डांटा और कहा, देख तेरे पिता परेशान हैं तो तुझे यह सब सुनाने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ अपने कमरे में। और फिर उनके बच्चे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं।
और फिर उसकी पत्नी प्रमोद से बोली, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी परेशानी को दूर करने की हर संभव कोशिश करूंगी। प्रमोद को मन तो किया कि वह उसे सब बता दे, लेकिन फिर अगले ही पल उसे विशाखा मैडम की कही हुई बात याद आई और फिर उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे बस थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम लोगों का मजा खराब कर रहा हूं। अब से मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की कोई हरकत ना करूं। इस पर उनकी पत्नी ज्यादा कुछ न बोली, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि वह कुछ बड़ी बात उनसे छुपा रहे हैं जो शायद वो उनको बताना नहीं चाहते। खैर, उन लोगों ने कुछ दिन वहां छुट्टियां मनाई और फिर वापस घर आ गए। घर आने के बाद भी प्रमोद का बर्ताव नहीं बदला। वह कभी कभी अकेले में रोता और गिड़गिड़ाता था। वो किसी से उसे बख्श देने की भीख मांगता, लेकिन वह कौन था यह उसे समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर उनकी पत्नी को अब यह गड़बड़ होने की आशंका लगने लगी कि कहीं कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से किसी तांत्रिक का नंबर लिया और फिर अपने बेटे के साथ उनसे मिलने गए। वहां आकर उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। तब उस तांत्रिक ने कहा, ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ सिद्ध किए हुए नींबू देता हूं। उसे तुम अपने घर में और अपने आस पड़ोस की कुछ जगहों पर रख देना। अगर तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन हां, इस बारे में अपने पति को मत बताना। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और फिर घर के कुछ कोने में वह नींबू ले जाकर रख दिए। अगले ही दिन उन्होंने वह नींबू ले जाकर वापस तांत्रिक बाबा को दे दिए। तांत्रिक बाबा ने वह सारे नींबू काटे। उनमें से कुछ नींबू जो उनके घर के अंदर थे वह लाल हो चुके थे और बाकी सब सामान्य थे। यह देखकर उसकी पत्नी घबराते हुए बोली, इसका क्या मतलब हो सकता है बाबा? वो तांत्रिक बोला, सच कहूं तो तुम्हारे घर में कुछ सही नहीं है। तुम्हारे घर पर एक शक्तिशाली साया है और वो इतनी आसानी से तुम्हारे घर से जाने से रहा। यह सुनकर उनकी पत्नी परेशान हो उठी और उन्होंने उस तांत्रिक से इस समस्या का छुटकारा दिलाने के लिए कहा। तब बाबा बोले, छुटकारा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे घर आना होगा। तुम्हारे घर पर आकर मैं एक तांत्रिक क्रिया करूंगा। उस क्रिया को करने के बाद तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वो बाहर आ जाएगी और फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि आखिर उसे किसने भेजा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे किसी दुश्मन ने जलन की वजह से तुम्हारे ऊपर यह सब करवाया हो। इस पर वह मान गई और फिर अगले ही दिन वह बाबा घर आए। उन्हें घर में देखते ही प्रमोद के चेहरे पर चिंता के लकीरें उभर आईं। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह कौन है और यहाँ क्यों आया है? निकालो इसे। तो उसकी पत्नी ने उसे बता दिया कि हमारे घर में किसी चीज का साया है और यह बाबा उसी से निजात दिलवाने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर प्रमोद काफी घबरा गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारा घर एकदम ठीक है, तुम इस ढोंगी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ो। इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। मैं कुछ नहीं जानता, यह इस घर में नहीं रहेगा। ये सुनकर उनकी पत्नी को उन पर शक होने लगा। अब इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ करता, उस तांत्रिक ने प्रमोद के चेहरे पर एक सफेद सा पाउडर छिड़क दिया। उस पाउडर के चेहरे पर पड़ते ही प्रमोद जोर से चीखा। आह! उसके चीखने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी थी। ठीक इसी दौरान वह तांत्रिक बोला, उस नकारात्मक शक्ति ने तुम्हारे पति के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूं उसे निकालने की। उसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उन मंत्रों के उच्चारण के कारण प्रमोद के शरीर में अपने आप ही हलचल होने लगी थी। वह अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, बाबा, यह सब क्या हो रहा है? यह ठीक तो हो जाएंगे ना? बाबा ने उसे एक हाथ से चुप होने का इशारा किया और फिर मंत्र उच्चारण करते हुए अपने हाथों को अजीब मुद्रा में घुमाने लगे। इन सब का यह सिलसिला 10-15 मिनट तक यूं ही चलता रहा। 10-15 मिनट बाद उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया और फिर सख्त आवाज में पूछा, बता कौन है तू? मंत्रोच्चारण बंद होते ही प्रमोद अपनी जगह पर थक कर बैठ गया।
वो अपनी जगह पर बैठे बैठे हाँफ रहा था। तांत्रिक की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं बताऊंगी। ये सुनकर उस तांत्रिक ने दोबारा से वह सफेद पाउडर लिया और फिर कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए उस पाउडर को प्रमोद के चेहरे पर उड़ा दिया। वह पाउडर पड़ते ही प्रमोद जोर से चीखा और बोला, बताती हूं, मेरा नाम विशाखा है। तब वह तांत्रिक दोबारा बोला, किसने भेजा है तुझे इन्हें परेशान करने? प्रमोद के शरीर में मौजूद विशाखा मैडम बोली, मुझे किसी ने नहीं भेजा, बल्कि मैं यहां खुद आई हूं। मैं इस आदमी को सबक सीखना चाहती हूं। ये सुनकर वो तांत्रिक कभी प्रमोद की ओर देखता तो कभी उसकी पत्नी की ओर। फिर उसने प्रमोद के शरीर में मौजूद विशाखा मैडम से पूछा, प्रमोद को क्या सबक सिखाना चाहती है तू? आखिर क्या दुश्मनी है तेरे से इसकी? यह सुनकर विशाखा मैडम बोली, तुम यह बात खुद इसी से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? और फिर उसके बाद प्रमोद वहीं पर बेहोश हो गया। लगभग 1.5-2 घंटे बाद प्रमोद को होश आया। होश में आते ही उसने देखा कि उसका पूरा परिवार और वह तांत्रिक उसके आसपास ही मौजूद थे। उन सबको वहां देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां होने लगी। फिर उस तांत्रिक ने सख्त लहजे में कहा, आखिर ऐसा क्या किया है तुमने जिसके लिए वह आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है? देखो, झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे की सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी भुगत रहा है। यह सुनकर प्रमोद ने एक नजर अपने परिवार की ओर देखा। वो लोग अपने अपने मनों में एक डर पाले उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों से लग रहा था जैसे कि वह लोग कह रहे हों कि वह जो भी सोच रहे हैं वह सच ना हो। उनके बीच में आंखों आंखों में ही संवाद हुआ और फिर उसके बाद प्रमोद ने अपनी आंखें झुका ली और फिर उसने उन सबको सारा सच बता दिया। प्रमोद का इतना घिनौना सच सुनने के बाद उसकी पत्नी अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसने प्रमोद का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने इस तरह की हरकत की? तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? यह सुनकर प्रमोद बोला, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा यही लगा कि मैं एक मर्द हूं तो 2-4 जगह ये सब कर सकता हूं, इसीलिए ये सब किया। मैं बहक गया था। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, क्या तुमने सिर्फ विशाखा के साथ ही ये सब किया था या और भी लड़कियों के साथ? ये सुनकर प्रमोद ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैंने स्कूल के कई बच्चों के साथ ये सब किया था। जो भी फेल होते हम पास करने के लिए बच्चों को ये सब करने को मजबूर करते। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थी। ये सब सुनकर उसकी पत्नी को उससे घिन्न आने लगी थी और वो गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुमने शिक्षा के मंदिर को गंदा कर दिया, इतने मासूम बच्चों के साथ खेला और एक निर्दोष टीचर को भी ऐसे मार दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सुनकर प्रमोद बोला, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और उस गलती का पश्चाताप करने को भी मैं तैयार हूं। यह सुनकर वो तांत्रिक बोला, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि शायद ही इसके लिए कोई सजा बनी हो। तुमने न सिर्फ बच्चों के साथ ऐसा गंदा खिलवाड़ किया बल्कि एक टीचर की भी हत्या की है और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। अगर मैंने आज तेरे जैसे इंसान की सहायता की तो कल को तेरे जैसे 50 लोगों के इरादे और बुलंद हो जाएंगे। ये सुनकर प्रमोद का बेटा बोला, मानता हूं उनसे गलती हुई है, फिर भी आप हमारी मदद कीजिए। हम अपने पिता को खोना नहीं चाहते। लेकिन उस तांत्रिक ने उन लोगों की कोई बात नहीं सुनी और वह वहां से चला गया। उनके जाने के बाद प्रमोद की पत्नी रोने लगी और बोली, अब क्या करेंगे बेटा? मुझे इस आदमी से बहुत नफरत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। विशाखा बहन, मेरी बात सुनो। भले ही मेरे पति से गलती हुई है, लेकिन तुम फिर भी इन्हें माफ कर दो। तुम इन्हें सजा देने वाली कौन होती हो? इनकी गलती की सजा इन्हें भगवान देगा, तो तुम इन्हें छोड़ दो। तुम तो एक औरत हो ना, तो एक औरत होने के नाते तुम दूसरी औरत का दुख समझ ही सकती हो। यह सुनकर विशाखा मैडम को काफी गुस्सा आया, क्योंकि यहां प्रमोद की पत्नी उनकी गलती की ऐसे माफी मांग रही थी जैसे उसने कोई बड़ी गलती ना करके बस स्कूल के बच्चों का टिफिन खाया था। इसलिए वो बोली, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगी,
लेकिन उसके लिए तुम सभी को पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बताना पड़ेगा कि कैसे इसने मेरे साथ ये सब करके मुझे मारा, और इतना ही नहीं, स्कूल के कई बच्चों के साथ भी ये गंदा खिलवाड़ किया। ये सुनकर प्रमोद की पत्नी बोली, आप तो समझ ही रही हैं कि हमारी समाज में क्या इज्जत है, और अगर उनकी यह सब हरकतें बाहर वालों को पता चली तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए प्लीज इस बात को यहीं खत्म कीजिए। आप तो एक औरत हैं, दूसरी औरत का दर्द तो समझ ही सकती हैं। ये सुनकर विशाखा मैडम बोली, हाँ मैं एक औरत हूं, इसलिए ये समझूं, लेकिन शायद तुम औरत नहीं हो जो ये सब होने के बावजूद अपने पति को बचाने के लिए ये सब कर रही है। सच ही कहते हैं कि अगर इस दुनिया में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो वो दूसरी औरत है। तुम्हारी भी एक बेटी है ना, भगवान न करे कि उसके साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ था, तो तुम भी एक औरत होने के नाते उस आदमी को माफ कर देना, क्योंकि आखिर तुम होती कौन हो उसे उसकी किए की सजा देने वाली। उसकी गलती की सजा उसे भगवान देगा, और पुलिस में कंप्लेन भी मत करना, क्योंकि उन लोगों की भी समाज में इज्जत होगी। खैर, मैं तुम्हारे पति को छोड़ रही हूं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर चमक आ गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रमोद को एक तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही प्रमोद तड़पने लगा, जैसे मानो उसे बिजली का एक तेज झटका लगा हो। कुछ देर ऐसे ही तड़पने के बाद प्रमोद वहीं बेहोश हो गया। वे सारे लोग उसे लेकर पास ही के एक अस्पताल में गए। वहां जांच करने के बाद पता चला कि प्रमोद का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, यहां तक कि वो बोल भी नहीं सकता था, खाना पानी के लिए भी मुंह नहीं खोल सकता था। यानी कि वो जिंदा तो था, लेकिन जिंदा होने के बावजूद मृत के समान था। उसे जिंदा रखने के लिए उसे रोज ग्लूकोज चढ़ाया जाने लगा, क्योंकि वो कुछ खा पी जो नहीं सकता था। उसके परिवार ने उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। वहीं इन सब के बाद विशाखा मैडम आखिरी बार मेरे पास आई और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी मदद की। इन सब से मैं इतना तो समझ गई कि हर आदमी बुरा नहीं होता। मैंने कहा, कोई बात नहीं मैम, इससे कम अब आपकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। विशाखा मैडम बोली, हाँ अब मैं इस चक्र से आजाद हूं, लेकिन आखिरी बार मैं तुम्हें देखने आई थी। कम से कम जिसने मेरी इतनी मदद की है उससे आखिरी बार तो मिल पाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूं। उसके बाद विशाखा मैडम वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई, और फिर वह मुझे कभी दिखाई नहीं थी। मुझे खुशी है कि मैंने विशाखा मैडम की मदद की। उन्होंने उन बच्चों को भी इंसाफ दिलाया जिनको शायद कोई इंसाफ नहीं दिला सकता था, और आज शायद विशाखा मैडम एक अच्छी जगह पर होंगी। साथियों, विशाखा मैडम भले ही आज अच्छी जगह पर है, लेकिन यह हमारे समाज के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि एक आत्मा को अपने न्याय के लिए 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है, और आखिर में भी वो न्याय उसे किसी से नहीं मिला, बल्कि उसे खुद उस न्याय के लिए भटकना पड़ा, खुद ही उसका बदला लेना पड़ा। और दूसरी बात हमारे लिए बड़े शर्म की यह भी है कि जिस शिक्षा के मंदिर में इन सब चीज़ों से बचने की शिक्षा दी जाती हो, जहां माँ सरस्वती विराजती हो, उस शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घिनौनी चीज़ें होती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज किसी दिशा में जा रहा है। आखिर इतने शिक्षित लोगों की मानसिकता इतनी घटिया कैसे बनती जा रही है? कहते हैं कि शिक्षा पाने से हम बेहतर बनते हैं, तो क्या यही शिक्षा हमें मिलती है? आजकल मैं सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के रील्स वगैरह देखता रहता हूं, तो देखने में आता है कि कॉलेज के अंदर फेस्टिवल, पार्टीज, कल्चरल प्रोग्राम जैसी चीज़ों के नाम पर इतनी वल्गर और इतनी बेमतलब की चीज़ें हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। फ्रेशर पार्टीज के रूप में खुलेआम लड़के लड़कियां स्टेज पर डांस करते हैं, टीचर्स उनके साथ डांस करते हैं। तो जिस प्रकार का ये माहौल बना रहे हैं, तो वह गुरु और शिष्य का रिश्ता कहाँ बना है? उस रिश्ते की जो मर्यादा ये है वो तो तार तार हो रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये तो हॉरर कहानी है, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। साथियों, आप हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच
किस प्रकार के रिश्ते बनते जा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ समय पहले ही मैं देख रहा था कि शिक्षक दिवस के मौके पर 7-8 साल की छोटी छोटी बच्चियां बॉलीवुड के बहुत ही वल्गर दिखने वाली गाने पर डांस कर रही थी। शायद आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है, लेकिन अगर कभी बाई चांस आपके सामने आ जाए तो आपका सिर भी शर्म से झुक जाएगा। जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, वहां महज 10 साल की उम्र में ही वो अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं। तो हम उनसे क्या उम्मीद करें? बच्चों पर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम बचपन से ही उन्हें इन चीज़ों में धकेल रहे हैं कि ये तो एकदम नॉर्मल है। अरे जिस गाने के लिरिक्स का मतलब उस बच्चे को पता भी नहीं है, और जिस प्रकार का फूहड़ डांस वो वहां पर कर रही है उसका अर्थ उसे नहीं पता है, लेकिन वहां खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं। उसके माँ बाप बड़े गर्व से बताते हैं कि देखो हमारी बेटी बड़ा अच्छा डांस कर रही है। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस फूहड़ नृत्य की प्रशंसा किए घूमते हैं। तो साथियों, मैं अपने शब्दों को यहीं रोकना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि आपको ये पूरी स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। हालांकि काफ़ी कम लोग होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए। मैं आगे आने वाली किसी भी स्टोरी में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। विकास शर्मा, जम्मू। रणजीत तमांग दोलखा, मयूर पटेल, गुजरात। अर्चना शर्मा, दिल्ली। देवेंद्र प्रसाद, बिहार। संजीव सैनी, हिमाचल प्रदेश। ऋतु कानपुर। सुधीर रावत। अमरजीत राज, चंडीगढ़। मुस्कान खान, दिल्ली। कुसुम मिश्रा, छत्तीसगढ़। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने।